Hi everyone. Today we are going to understand the rest of the topics of science capsule handwriting notes, Aryan. So these are very important for exams, so stay till the end for clear explanation and key point. This PDF is very important because it covers syllabus based topic and help in preparing the competitive exam. सो बेसिकली हमने इंट्रो किया था बायोलॉजी का, देन टेक्सोनॉमी, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हमने एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम को कवर किया था। और ये पीडीएफ सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, समझने के लिए भी है। अगर आप इस पीडीएफ को सही से समझ गए तो एग्जाम में ये सवाल पक्का है। यहाँ से क्वेश्चंस और जो भी कॉन्सेप्ट है, मैंने कोशिश किया कि जो भी कॉन्सेप्ट है मैंने वहीं पे कवर कर लिया आपको। तो एनिमल किंगडम हमारा ओवर हो गया था और नेक्स्ट लेक्चर में मैंने कहा था कि मैं सेल को पढ़ाऊंगी। तो अभी आज हम पढ़ेंगे सेल। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी लाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे मैं उसको डिस्कस कर दूंगी, और जहाँ भी कॉन्सेप्ट रिलेटेड चीज़ ज़रूरी होगी मैं उसको बता दूंगी, और कौन से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी डिस्कस करेंगे, और पीवाई क्यू में क्वेश्चन कौन से हिट जोन है वो भी देखेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली सेल एक चैप्टर नहीं है, बेसिकली पूरा बायोलॉजी का एक फाउंडेशन है। सेल एक चैप्टर नहीं है, ये पूरे बायोलॉजी का एक फाउंडेशन तैयार करता है। अगर सेल समझ आ गया तो आगे का चैप्टर अपने आप इजी लगेगा। आज हम सेल को पीडीएफ के लैंग्वेज में नहीं, लॉजिक के साथ समझेंगे। ओके, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। मैंने पिछले लेक्चर के वीडियो में आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक बहुत अच्छे से समझा दिया है, तो वो आप पिछले लेक्चर में जाके प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का डिफरेंस देख लेना। एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं कि प्रो का मतलब होता है फॉल्स न्यूक्लियस, और यू का होता है ट्रू न्यूक्लियस, मतलब जिसमें न्यूक्लियस नहीं होगा वो प्रोकैरियोटिक, और जिसमें न्यूक्लियस होगा वो ये यूकैरियोटिक। सो अगर हम इंट्रो पार्ट देखें सेल का, तो सेल इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। राइट, ये एक फंडामेंटल यूनिट है लाइफ का और बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665, observed dead cell in thin slice of cork derived from plant bark resembling like a honeycomb। ये देखो यहाँ पे ये मतलब कि रॉबर्ट क्लाइव ने इसको डिस्कवर किया था। एक डेड सेल्स था जिसमें जो थिन स्लाइस है कोर्क का, प्लांट बार का, वो एक हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर में दिख रहा है, तो वो उसी के थ्रू उन्होंने देखा था। तो ये क्वेश्चन जो ये है आपका कि हु डिस्कवर्ड सेल, तो रॉबर्ट हुक इन 1665। ओके, सेल क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो रॉबर्ट हुक ने क्वाइन टर्म किया सेल्यूला। सेल्यूला का मतलब होता है स्मॉल कंपार्टमेंट, और जो सेल के स्टडी को हम बोलते हैं साइटोलॉजी। तो यहाँ पे आपके इतने सारे क्वेश्चन जोन बन गए। तो व्हाट इज द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। एंड सेल है क्या? ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक 1665 में। ओके, फर्स्ट लिविंग सेल was discovered by एंटन वन लिवेनहॉक 1674। ठीक है, तो जो फर्स्ट लिविंग सेल था, जो कहीं भी अगर फर्स्ट आ जाता है तो वो अपने अपने में बीपीएससी एग्जाम या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए एक अपने में क्वेश्चन जोन हो जाता है, क्योंकि ठीक है वो फर्स्ट वहां लग रहा है। तो फर्स्ट जो लिविंग सेल है वो क्या था, किसने डिस्कवर किया था? लिवेनहॉक ने किया था 1674 में। अब हम देखेंगे सेल थ्योरी। सेल थ्योरी 1838-39 में given by Selden and Swan. Okay, all living organisms are made up of cell. Cell is the structure and fundamental unit of life, modified by Robert Virtue. तो ये किसने दिया बोला था कि सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? बाय रॉबर्ट वर्च्यू। न्यू सेल्स अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये थ्रू सेल डिवीजन यूनी सेलुलर ई सेलुलर एक टाइप का प्रोसेस है। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट है न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये रॉबर्ट वर्चू के थ्रू दिया गया था। ठीक है, न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय रॉबर्ट वर्चू।
यहाँ पे एक चीज और आप समझ लो कि जो सेल थ्योरी था, सेल्डन एंड स्वान के थ्रू दिया तो गया था, लेकिन सेल्डन ने प्लांट सेल के ऊपर सेल थ्योरी दिया था और स्वान ने एनिमल सेल्स पे दिया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस भी आता है कि किसने प्लांट सेल पे दिया था, सेल्डन ने दिया था और स्वान ने एनिमल सेल पे दिया था। ओके, अब हम सेल के साइज और शेप ऑफ द सेल देखेंगे। अगर सेल का इरेगुलर और एमोबॉइड शेप है तो वो WBC एम्यूबा है। सिलेंड्रिकल लाइक मसल सेल, वेसल, सीड ट्यूब्स। ओवल है तो ऑर्किड सेल। एग का, ऑर्किड्स का जो एग होता है वो लार्जेस्ट सेल में आता है, तो ये क्वेश्चन जोन आपका हो गया कि लार्जेस्ट सेल, तो ऑर्किड्स का एग होता है। फिर ट्री लाइक अगर है तो नर्व सेल्स, न्यूरॉन। बाई कनकेव है तो रेड ब्लड सेल है, और स्मॉलेस्ट सेल जो होता है वो माइकोप्लाज्मा विच इज ऑल्सो कॉल्ड PPLO। PPLO प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, VVI कर लो कि स्मॉलेस्ट सेल किस मतलब कि स्मॉलेस्ट सेल किसको कहा जाता है, तो माइकोप्लाज्मा इज कॉल्ड द स्मॉलेस्ट सेल, जिसका जो साइज होता है वो 0.1 माइक्रो एम होता है। 1 माइक्रोन में कितना होता है, 10⁻⁻6 मीटर। ये याद रखना, क्वेश्चन जो है ये। अब देखिए, हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सेल। तो अभी हमने इंट्रो पार्ट के टाइम पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ सेल प्रोकैरियोटिक होता है, यूकैरियोटिक। पिछले लेक्चर में भी हमने इस चीज को कवर किया था। अभी हम इसको पूरा एकदम ब्रीफ में समझेंगे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सेल्स में आपके आते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। अगर हम शेप का बात करें तो प्रोकैरियोटिक का जो शेप होता है वो 0.1 से 5.0 माइक्रोमीटर डायमीटर है, और यूकैरियोटिक का 10 to 100 माइक्रोमीटर डायमीटर है। न्यूक्लियस का बात करें तो देखिए, हमने कहा था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक, ठीक है, और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। Membrane bound organelles like mitochondria, plastid, Golgi complex and vacuoles absent होता है। इसमें कोई भी मतलब ऑर्गेनल्स नहीं होता है प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होता है। जितने भी ऑर्गेनल्स का हम बात करेंगे, हम आगे लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे और सारे ऑर्गेनल्स को अलग से पढ़ेंगे। अगर राइबोसोम का बात करें तो प्रोकैरियोट्स में 70S राइबोसोम होता है, और यूकैरियोटिक में 80S, जिसमें 70S माइटोकॉन्ड्रिया में होता है एंड प्लास्टिड में होता है। क्रोमोसोम का बात करें तो वन नेकेड सर्कुलर DNA विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। जो प्रोकैरियोटिक होता है उसमें वन नेकेड सेलुलर DNA विदाउट हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट, एंड यूकैरियोटिक में मल्टीपल विद हिस्टोन प्रोटीन एंड लीनियर DNA इज प्रेजेंट। सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करें तो इन मीजोजोम, इन फोल्डिंग एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्रोकैरियोटिक होता है उसमें जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है वो मीजोजोम में होता है। प्रोकैरियोटिक में सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ होता है, मीजोजोम में होता है, विच इज इन फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और यूकैरियोटिक में जो रेस्पिरेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एग्जांपल्स की बात करें प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा। और अगर यूकैरियोटिक एग्जाम्पल्स की बात करें तो प्लांट, फंगाई, एनिमल्स। अब पॉइंट ये है कि जो मीजोजोम है इज ऑल्सो हेल्प इन DNA रेप्लिकेशन। अभी हमने क्या देखा यहाँ पे कि जो मीजोजोम है वो सेलुलर रेप्लिकेशन में हेल्प कर रहा है। पर यहाँ पे एक नोट ये भी है कि मीजोजोम रिप्लिकेशन में भी हेल्प करता है। Motile bacteria cell have thin filamental extension that extend from their cell wall called flagella। ये भी क्वेश्चन है कि कोई भी बैक्टीरिया कैसे वो मोटाइल, मोटाइल का मतलब होता है मूवमेंट, मोटाइल का मतलब होता है मूवमेंट, चल कैसे रहा है, तो फिलामेंटल एक्सटेंशन होता है जिसको फ्लैजिला बोलते हैं, ठीक है, फ्लैजिला के थ्रू चलता है। अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। अब हमने प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक देख लिया, अब हम बेसिकली डिफरेंस देखेंगे एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंसेस आते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या है कि अगर हम प्लांट सेल का सेल मेम्ब्रेन का बात करें तो प्लांट सेल में जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो प्रेजेंट होता है कंटेनिंग स्टेरॉइड कंटेनिंग। एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है कोलेस्टेरोल कंटेनिंग। ओके,
सेल वॉल इसमें प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन आप याद रख लो कि एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है कि नहीं होता है। तो एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। प्लास्टिड की बात करें तो देखो प्लास्टिड जहाँ वही होगा जहाँ पे क्लोरोफिल होगा। अब देखो एनिमल में क्लोरोफिल होगा नहीं होगा ना, मैंने पिछले लेक्चर में ही आपको देखी, मैं जहाँ जहाँ कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं मैं वहीं पे कंफर्म करवा के चलती हूँ। वहां पे मैंने आपको इसके प्रीवियस लेक्चर में अगर आप देखोगे तो मैंने प्लास्टिड को इतने अच्छे से डिफाइन किया है, टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। आप पिछले लेक्चर में उसको पूरा देख लो और प्लास्टिड से आपका सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा वहां पे। आप बस इतना समझो प्लास्टिड वही होगा जहाँ पे क्लोरोफिल होगा, ठीक है, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा, प्लांट सनलाइट होगा। अब देखो प्लास्टिड एक तरह का पिगमेंट है, एक पिगमेंट प्रोवाइड करता है, ये फूड स्टोरेज प्रोवाइड करता है, तो इसको प्लांट में जरूरत पड़ेगा ना, इसको एनिमल में क्यों जरूरत पड़ेगा, ठीक है। सो बेसिकली प्लास्टिड इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल, प्लास्टिड इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड वेयर इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट लेस इन नंबर, एनिमल सेल में मोर इन नंबर। ओके, गोल्गी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो प्रेजेंट पर स्मॉल इन साइज, इसमें प्रेजेंट होगा लार्ज इन साइज। वैक्यूल्स की बात करें, यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जोन है, देखो जहाँ पे क्वेश्चन जोन है मैं वहां पे आपको बता देती हूँ कि वो क्वेश्चन जोन है आपका। वैक्यूल से हमेशा क्वेश्चन रिपीट आ रहे हैं कि बताइए कि प्लांट सेल में वैक्यूल्स प्रेजेंट है कि नहीं है, कि एनिमल सेल में है कि नहीं है, ऐसी क्वेश्चन है, ठीक है। ये वैक्यूल्स होता है, देखिए ये फिगर में दिख रहा है आपको, ये वाला जो स्पेस है इज कॉल्ड वैक्यूल्स। तो ये प्लांट सेल में वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है। बेसिकली वैक्यूल्स का फंक्शन क्या होता है हम यहीं पे समझ लेते हैं। बेसिकली वैक्यूल्स का फंक्शन होता क्या है, वैक्यूल्स मेंटेन, ये क्वेश्चन है आपका, वैक्यूल मेंटेन turgidity and store material in the cell। ये वन लाइनर आपके क्वेश्चन टाइप के हो गए कि वैक्यूल करता क्या है। बेसिकली वैक्यूल एक स्टोरेज और बैलेंस ऑर्गन का काम करता है, स्टोरेज एंड बैलेंस ऑर्गन का काम करता है जो कि प्लांट सेल में होता है। और इसको जरूरत भी पड़ता है प्लांट सेल में, इसको एनिमल सेल में उतना जरूरत है नहीं, क्योंकि ये क्या करेगा, एनिमल सेल में वैक्यूल का क्या काम है, फूड वेस्ट मटेरियल, टर्गर प्रेशर, शेप, रिजिडिटी और ये ऑस्मोटिक बैलेंस प्लांट सेल में जरूरत होता है। तो इसीलिए वैक्यूल क्या है कि प्रेजेंट एज ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ठीक है, दिख रहा है आपको, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इन प्लांट सेल, वेयर एज वेरी स्मॉल और ऑलमोस्ट एब्सेंट इन एनिमल सेल। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि बताइए कि एनिमल सेल में वैक्यूल होता है कि नहीं होता है, ऑलमोस्ट एब्सेंट और वेरी स्मॉल, ओके, और प्लांट सेल में वैक्यूल्स प्रेजेंट की तो आपको फिगर में ही दिख रहा है। चलो राइबोसोम प्रेजेंट, क्यों राइबोसोम का फंक्शन हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी आप ये समझ लो दोनों में राइबोसोम प्रेजेंट होता है, दोनों में सेंट्रोसोम नहीं, सेंट्रोसोम प्लांट सेल में एब्सेंट होता है और एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। अब हम उसको वर्ड बाय वर्ड अच्छे से समझेंगे। एक बार आप फिगर देख लो प्लांट सेल का, देखो ये प्लांट सेल है आपका, इसमें आपका देखो ये आपका हो गया सेल वॉल, सबसे पहले इसका सेल वॉल पूरा है, ये सेल वॉल हो गया, सेल वॉल है, फिर इसके बाद आपका न्यूक्लियस है, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस है तो उसके ऊपर का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ओके, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये राइबोसोम है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट तो होगा ही, प्लांट सेल है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें वैक्यूल है और साइटोप्लाज्म है। अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो देखो इसमें तो वैक्यूल्स तो दिख ही नहीं रहा है, ओके, तो यहाँ पे वही है सेम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आपका साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, सेंट्रोसोम है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें माइक्रोवेलाई है, उसमें वैक्यूल था, इसमें माइक्रोवेलाई है। तो ये था एक ओवरव्यू आपका एनिमल सेल और प्लांट सेल का। अब हम उसके स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, ओके। तो बेसिकली सेल वॉल का सेल स्ट्रक्चर कैसा होता है,
तो हम पहले देखेंगे कि जो सेल स्ट्रक्चर है, पहले सेल वॉल होता है, ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, सेल वॉल ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, थिक एंड फ्लेक्सिबल और रिजिड, परमेएबल एंड हेल्प इन प्रोटेक्शन। ओके, तो ये जो सेल वॉल होता है वो प्लांट सेल में होता है, सेल्यूलोज का बना होता है, थिक एंड फ्लेक्सिबल होता है, परमिएबल, परमिएबल मतलब परमिएबल का एक एग्जैक्ट टर्म है कि उसको ना पास कर रहा है कोई भी न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स, उसको परमिएबल। ये आपका कोई मतलब मान लो ये आपका कोई दीवार है, इससे ये पास कर रहा है तो ये परमिएबल हो गया। ओके, तो ये समझो परमिएबल हेल्प इन प्रोटेक्शन, तो वो प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, परमिएबल भी है। अगर हम सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बात करें तो सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन फाउंड इन ऑल सेल्स, सारे सेल्स में सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं जो कि मेड अप ऑफ प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। अगेन क्वेश्चन हिट जोन, क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली हिट होते हैं कि सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। परसेंटेज उतना नहीं आता है, फिर भी आप रखो ध्यान में कि 50% प्रोटीन है, 40% लिपिड है एंड 10% कार्बोहाइड्रेट है। तो सेल मेम्ब्रेन इज इक्वल टू प्रोटीन प्लस लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट। ओके, then it is very thin and flexible in nature, selectively permeable। अब selectively permeable और permeable में डिफरेंस देखो। देखो permeable का मतलब होता है allow all substance to pass through। ओके, और सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है allow only certain substance to pass through। आप डिफरेंस समझ रहे हो? इसमें क्या है कि all substance pass through। ओके, इसमें क्या है, ओनली सर्टेन सब्सटेंस पास थ्रू, मतलब सेलेक्टिवली हो, सेलेक्ट कर रहा है। ओके, तो ये क्वेश्चन में ही समझ में आ रहा है सेलेक्टिवली। अब बात आता है पैसिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन विदाउट नीड ऑफ एनर्जी। देखिए एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। पैसिव क्या होता है, पैसिव में नो नीड ऑफ एनर्जी, और एक्टिव से ही पता चल रहा है नीड एनर्जी। ओके, अब डिफ्यूजन का हम बात करें तो डिफ्यूजन जो है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ मटेरियल सॉल्यूट फॉर्म एंड द एरिया ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। ये बेसिकली डिफ्यूजन है कि जैसे कि आप ये समझो कि आपने एक रूम में परफ्यूम छिड़का। ओके, तो परफ्यूम छिड़का तो परफ्यूम का स्मेल पूरे रूम में धीरे धीरे करके दूसरे रूम में आया। तो कैसे हो रहा है, वो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मटेरियल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, सॉल्यूट फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन, जहां पे उसका हायर कंसंट्रेशन था धीरे धीरे वो लोअर कंसंट्रेशन में फैल गया। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है सबसे ज्यादा गैस में होता है, देन लिक्विड एंड देन सॉलिड। ठीक है, तो ये चीज आप याद कर लो कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो वेरी कैसे कैसे करता है, तो सबसे ज्यादा गैस में है, फिर उसके बाद लिक्विड में, देन उसके बाद सॉलिड में है। अगर हम ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड O2 गैसेस की बात करें तो ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 एंड O2 गैसेस एंड आयंस का डिफ्यूजन करता है। ये देखो जैसे ये सेल है, ओके, तो ये एटमॉस्फेयर हो गया आपका, एटमॉस्फेयर में CO2 है, O2 है। अब देखो O2 से, एटमॉस्फेयर से ये O2 ये कर रहा है एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड एंड एटमॉस्फेयर, तो ये बेसिकली डिफ्यूजन के ही थ्रू पॉसिबल है। अब हम ऑस्मोसिस देखेंगे। ऑस्मोसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स across a semi-permeable membrane from the area of high concentration to the area of lower concentration। ऑस्मोसिस हमको पढ़ा है हमने, ऑस्मोसिस क्या होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी मैंने भी पढ़ाया कि सिलेक्टिवली कुछ सब्सटेंस को ही वो अलाउ करता है पास थ्रू। वाटर का मॉलिक्यूल हो गया, डिफ्यूजन में क्या हुआ था कि मॉलिक्यूल्स थे, देखो डिफ्यूजन में क्या थे, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स थे।
ऑस्मोसिस में क्या है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट है। आप समझो दोनों में डिफरेंस, आप समझो। डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल्स मूव कर रहा है, डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल्स मूव कर रहा है, ऑस्मोसिस में वाटर का मॉलिक्यूल कर रहा है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसके थ्रू कर रहा है, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, ये कैसे होता है, ऑस्मोसिस का काम क्या होता है, ये ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द रूट्स। रूट्स जो प्लांट है उसमें जो रूट्स होते हैं उसमें से वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है। तीन टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। देखो क्वेश्चन से ही पता चल रहा है, आइसो का मतलब ही होता है नो चेंज। नो चेंज आइसो मतलब दोनों में इक्वल है, तो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सेल नो चेंज, ठीक है, दोनों का कंसेंट्रेशन सेम है। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन द सेल। सेल का कंसेंट्रेशन से ज्यादा है सॉल्यूशन का, तो सेल सेल जो होगा वो श्रिंक करेगा, सिकुड़ जाएगा। ओके। और हाइपोटोनिक क्या होता है, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन द सेल। अगर कंसेंट्रेशन लेस होगा तो स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा। एक टर्म होता है एंडोसाइटोसिस। ओके। एंडो का मतलब होता है इंगल्फिंग, नहीं, एंडो का मतलब होता है इनसाइड और साइटोसिस का मतलब होता है इंगल्फिंग। तो बेसिकली इंगल्फिंग फूड पार्टिकल्स और मटेरियल एक्टिवली फ्रॉम सराउंडिंग एनवायरनमेंट विद द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज एमीबा। एमीबा में एक फंक्शन होता है, ये एक एंडोसाइटोसिस का काम करता है। बेसिकली ये आपका मान लो एक अमीबा है, यहाँ पे मान लो कोई फूड है, तो ये क्या करेगा, उसको इनगल्फ करेगा। कैसे करेगा, एमीबा का जो अपना कोई शेप नहीं होता, ये यहाँ पे आया, ये अपना एक ऐसे करके कि अपना पूरा उसको इनगल्फ कर लेगा और फिर उसको अंदर डाइजेस्ट कर लेगा। तो बेसिकली यही काम करता है एमीबा। फाइगोसाइटोसिस का मतलब होता है इनटेक ऑफ सॉलिड फूड मटेरियल एंड पिंकोसाइटोसिस का मतलब होता है इनटेक ऑफ लिक्विड फूड मटेरियल। ठीक है, तो इनगल्फिंग का मतलब तो दोनों में सेम ही है कि दोनों में इनगल्फ कर रहा है पार्टिकल्स, पर अगर फाइगो है तो सॉलिड कर रहा है और पिंको है, तीनों है, सॉरी, तीनों है तो वो लिक्विड कर रहा है। एक होता है एक्सोसाइटोसिस। देखो, एंडो का मतलब अंदर, वो अंदर इनगल्फ कर गया। एक्सो का मतलब होता है बाहर, एक्सो का मतलब ही बाहर है, मतलब वो सेल वोमिटिंग, रिमूविंग हार्मफुल और वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल बाय एक्स, ये उसको बाहर निकाल देगा सेल को, जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल होगा वो को एस्केप करवा देगा। ओके। अब है facilitated transport of water molecule across cell membrane is response to an osmotic gradient developed by active solute transport is primarily mediated by aquaporins which is specialized channel protein। ये एक आपका मतलब इम्पोर्टेंट नोट है, क्वेश्चन है कि जो फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट होता है वो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, वो रिस्पॉन्स करता है ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के थ्रू, जो कि एक्टिव सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट प्राइमरी मेडिएट एक्वापोरियंस, एक टर्म दिया गया है एक्वापोरियंस। ठीक है, तो ये आप याद रखना। अब हम देखेंगे प्रोटोप्लाज्मा। प्रोटोप्लाज्म, बेसिकली प्रोटोप्लाज्म है क्या, प्रोटोप्लाज्म टर्म गिवन बाय जे.ई. मुखर्जी 1839, टर्म दिया था और डिस्कवर किया था दुजेरीन ने। ठीक है, तो डिस्कवर किया था इन्होंने फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ by Huxley, semi-solid jelly-like materials, site of many metabolic activity, exchange of material between different organelles। तो प्रोटोप्लाज्मा टू टाइप्स का होता है, साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियोप्लाज्मा। देखो क्वेश्चन में ना ये जो आप वर्ड देखते हो ना, वर्ड से ही पता चला, साइटो का मतलब सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोप्लाज्मा का मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो बेसिकली क्या है कि कंप्लीट प्रोटोप्लाज्मा विद ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्मा जो है वो कंप्लीट प्रोटोप्लाज्मा है, प्रेजेंट इनसाइड द सेल वॉल, साइटो का मतलब सेल मेम्ब्रेन, एक्सेप्ट न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस में नहीं होगा। अगर न्यूक्लियोप्लाज्मा है मतलब प्रोटोप्लाज्मा प्रेजेंट इन न्यूक्लियस है, वो नाम से ही पता चल जाता है। ओके। अब है सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स अब हम देखेंगे।
जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हम उसको देखेंगे। पहला सेल ऑर्गेनल्स है न्यूक्लियस, ठीक है, सेंटर है हमारा। डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। क्वेश्चन जोन है कि हु इज डिस्कवर, मतलब हु डिस्कवर न्यूक्लियस इज रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल्स जो होता है एक्सेप्ट वैक्यूल्स इन प्लांट सेल, ये लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल्स है, ठीक है। तो अगर प्लांट सेल का वैक्यूल्स का अगर हम बात नहीं करें तो न्यूक्लियस जो होता है वो लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल्स के काउंट में आएगा। पर अगर हम वैक्यूल्स का बात करें तो वैक्यूल्स ऑलमोस्ट वो एक लार्ज है। कंट्रोल सेंटर, ब्रेन ऑफ द सेल। तो ब्रेन ऑफ द सेल हम किसको बोलते हैं, तो न्यूक्लियस इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल। कंट्रोल ऑल वाइटल फंक्शन ऑफ द सेल, और ये क्या करता है, कंट्रोल ऑल वाइटल फंक्शन ऑफ द सेल। नेक्स्ट, रेगुलेशन ऑफ सेल डिवीजन एंड इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स। क्या करता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। सो अभी हम देखेंगे कि द पार्ट ऑफ सेल डिवीजन, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड क्रोमेटिड। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन, हैव न्यूक्लियर पोर रेगुलेटिंग मूवमेंट एंड मॉलिक्यूल्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। Basal matrix is nucleoplasm. Nucleus is discovered by uh, plana, RNA ribosome synthesis, can one or more. Chromatid एक thread like structure होता है, formation of chromosome, cell division और में help होता है। अब हम क्रोमोसोम देखेंगे। देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस का बात हो रहा है, तो न्यूक्लियस इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, ओके। और न्यूक्लियोलस अलग है, देखो याद रखना, न्यूक्लियस अलग है, न्यूक्लियस अलग है और न्यूक्लियोलस अलग है। इसको रॉबर्ट ब्राउन ने किया था डिस्कवर और इसको किया था फेलिना ने, फेलिना, ओके। तो ये चीज छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। अब हम क्रोमोसोम को डिस्कस करेंगे। तो क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम इज अ थ्रेड लाइक, chromosome is a thread-like structure made up of genetic material DNA and basic histone protein. Fundamental segment of DNA deoxyribonucleic acid, which is a gene. Gene क्या करता है, regulator of genetic information which control the expression. Function of chromosome, carrier of gene genetic information from one generation to another generation. क्रोमोसोम इन ह्यूमन। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये ऐसे आते हैं कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम इन अ ह्यूमन। तो ह्यूमन में जो होते हैं, थोड़ा सा ह्यूमन में कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। 22 पेयर को हम ऑटोसोम बोलते हैं एंड 1 पेयर को एलोसोम्स बोलते हैं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम, ओके। इसको हम सेक्स क्रोमोसोम भी बोलते हैं। 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो डिटरमाइन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, बाल का कलर कैसा है, आंख का कलर कैसा है, हाइट कैसा है, ये सब फिजिकल अपीयरेंस 22 पेयर। तो 1 पेयर होता है, ये सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं। अगर एक्स एक्स वाई हुआ, अगर एक्स वाई हुआ तो मेल हो गया और एक्स एक्स हो गया तो ये फीमेल होगा। जब हम ये क्या बोले जेनेटिक्स देखेंगे तो बहुत अच्छे से इसको समझेंगे कि कैसे ये एक्स वाई बनता है, कैसे एक्स एक्स बनता है। तो ये सेक्स डिटर्मिनेशन अभी बस आप इतना समझो कि ह्यूमन में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, 22 पेयर को हम ऑटोसोम बोलते हैं, जो कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक हाइट कैसा है, कलर कैसा है, हाथ पैर जो भी है फिजिकल अपीयरेंस। और जो सेक्स लड़की है लड़का है वो कैसे पता चलता है, एलोसोम्स से, जो सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट ऑर्गेनल देखेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। The endoplasmic reticulum discovered by, so it is discovered by, ये सारे साइंटिस्ट के नाम है, an elaborate network of single membrane bound tubules and flattened containing cistae and vessels scattered throughout the cytoplasm provide mechanical support and forming a structural framework of the cytoskeleton। तो ये फंक्शन पूछा जाता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का ये फंक्शन है, प्रोवाइड अ मैकेनिकल सपोर्ट, ओके, स्ट्रक्चर एंड फ्रेमवर्क एज अ साइटोस्केलेटन। ये करता क्या है, फॉर्म्स अ नेटवर्क चैनल विच हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स,
हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो टू टाइप्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो रफ आर से आप याद रखना, आर से रफ एंडोप्लाज्मिक मतलब राइबोसोम प्रेजेंट होगा उसके सरफेस पे। अब राइबोसोम का फंक्शन हम बताए थे कि राइबोसोम का फंक्शन होता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो अगर किसी के सरफेस पे राइबोसोम होगा, जैसे देखो आपको फिगर्स में थोड़ा समझ में आ रहा है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें छोटे छोटे बीट्स हैं, ये ना राइबोसोम्स हैं, इसीलिए रफ एरिया इसको बना देते हैं, इसको रफ एरिया बना देते इसलिए बोला जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक है तो इसमें तो राइबोसोम नहीं होंगे, तभी तो ये स्मूथ हो गए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्मूथ का नहीं दिखाया हुआ है, अब देखो यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पे राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट है, तो मतलब यहाँ पे एब्सेंट है, तो मतलब सिंथेसिस ऑफ लिपिड स्टेरॉइड का होगा। मतलब देखो अभी ये समझो इस चीज को यहीं पे, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन बहुत यहाँ से पूछे जाते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब उसमें राइबोसोम्स है, फिगर में दिख रहा है छोटे छोटे बीट्स हैं, ये रफ ये राइबोसोम्स है। अब उसमें बीट्स हैं तो मतलब ये रफ स्मूथ नहीं रहा, ये रफ हो गया, इसीलिए ये राइबोसोम्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस। अब राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस, तो ये फंक्शन हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इसमें राइबोसोम एब्सेंट है, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस तो करेगा नहीं, राइबोसोम्स एब्सेंट है तो क्या करेगा? सिंथेसिस ऑफ लिपिड करेगा। इतना ही बस क्वेश्चन जो है यहीं से क्वेश्चंस आते हैं, और डिटॉक्सिफिकेशन करता है। ओके, अब एक आता है राइबोसोम, भी देख लो आप यहीं पे। राइबोसोम क्या है? डिस्कवर्ड बाय पैडल 1953। मेम्ब्रेनलेस होता है, इसके मेम्ब्रेन नहीं होते, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस मैंने बताया था अभी। टू टाइप्स का अगर हम देखें तो 70S राइबोसोम होता है और 80S होता है। 70S डिवाइडेड होता है 50S प्लस 30S, और 80S होता है 60S प्लस 40S। तो 70S होता है बैक्टीरिया, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन यहाँ से आते हैं कि 70S किस में होता है, ये बैक्टीरिया, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में, और 80S होता है न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब हम नेक्स्ट ऑर्गेनल देखेंगे गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी जो है ये टर्म मतलब डिस्कवर्ड बाय कैमिलियो गोल्गी इन 1898। इन प्लांट सेल इट इज रिफर्ड एज डेक्टायोसोम्स। अगर ये प्लांट सेल में हम बात करें तो प्लांट सेल्स की गोल्गी बॉडीज को डेक्टायोसोम्स बोलते हैं। इट इज मेड अप ऑफ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गोल्गी बॉडीज है ये डबल मेम्ब्रेन है या सिंगल मेम्ब्रेन है? तो सिंगल मेम्ब्रेन है। अरेंज फ्लैटन वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड सिस्टर्न है। ये देखिए गोल्गी कॉम्प्लेक्स का ये फिगर है, तो ये कैसे फ्लैटन अरेंज्ड है। ओके, ट्यूब्यूल्स है, सिस्टर्न फेस है, इसके कैविटी है, ट्रांसफेस है, सिस और फॉर्मिंग फेस इज कनकेव कन्वेक्स लोकेटेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। ये जो सिस फेस है ये कॉनकेव फेस होता है, देखो ये कॉनकेव फेस है, सिस फेस है, कॉनकेव फेस है, तो ये टुवर्ड्स द न्यूक्लियस की तरफ है। और जो ट्रांस फेस है, मैच्योरिंग फेस है, कनकेव फेस है, ये टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन की तरफ होता है। मतलब ये जो सिस फेस होता है ये अंदर की तरफ होता है, ट्रांस फेस बाहर की तरफ होता है। बेसिकली फंक्शन होता है सिक्रीशन, स्टोरेज, पैकेजिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ ईआर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बात हो रहा है, ये आपका क्वेश्चन है यहाँ से कि इसका फंक्शन क्या होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स का फंक्शन क्या होता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स का फंक्शन होता है सिक्रीशन, स्टोरेज, पैकेजिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ ईआर प्रोडक्ट्स एंड मॉडिफिकेशन, ओके, ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, सिंपल शुगर लाइक एंड कॉम्प्लेक्स शुगर। ओके, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम एंड एक्रोसोम ऑफ स्पर्म। गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि लाइसोसोम और एक्रोसोम ऑफ स्पर्म में फॉर्मेशन करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स एंड ट्रैफिक पुलिस और पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। तो क्वेश्चन अगेन है, क्वेश्चन जोन हो गया कि which organelle is known as transport of material, which organelle is known as traffic police और post office of the cell, तो इसको हम बोलेंगे गोल्गी बॉडीज को बोलेंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट ऑर्गेनल देखेंगे लाइसोसोम। लाइसोसोम डिस्कवर्ड बाय क्रिस्टीन डे ड्विव 1955। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम्स ऑफ सेल, contain digestive, hydrolytic, acidic enzyme, digestive of complex food materials into simplest compound, digest of foreign particles, dead and damaged organelles, bacteria, virus and
इसको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। क्वेश्चन यही है यहाँ पे, सब चीज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि लाइसोसोम को बोलते क्या है। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग बोल, जितने भी वेस्ट मटेरियल यहीं पे आके मतलब जमा हो जाते हैं और सब वहीं पे खत्म हो जाते हैं, यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाते हैं ड्यू टू देयर रप्चर एंड बिगिंस टू डाइजेस्ट देयर ओन सेल। ठीक है, तो इसको सुसाइडल बैक ऑफ द सेल किस ऑर्गेनल्स को बोलते हैं, तो ये लाइसोसोम को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे रप्चर एंड दे बिगिंस टू डाइजेस्ट देयर ओन सेल। अब हम आते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कवर्ड बाय एल्बर्ट फोन कॉलिकर 1857, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। देख लो क्वेश्चन, ये फिगर में ही देख लो, इनर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन, एक आउटर मेम्ब्रेन है, फिर डबल मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन पोरस होता है एंड इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड इनटू फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये देखो इनर मेम्ब्रेन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में फोल्डेड है। पावर हाउस ऑफ द सेल, which organelle is known as the powerhouse of the cell, mitochondria। फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, पावर हाउस करेगा तो एनर्जी का फॉर्मेशन करेगा। करेंसी एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, बायोसेलुलर रेस्पिरेशन, क्रेट साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ईटीएस। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स होता है मतलब सेलुलर नेकेड डीएनए आरएनए 70s राइबोसोम प्रेजेंट फ्रॉम देयर ओन प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, सेमी ऑटोनोमस। तो क्वेश्चन इसका यही है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स होता है। पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कैरेंसी करता है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होता है। आउटर मेम्ब्रेन पोरस है, इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड है और डिस्कवर्ड बाय कॉलिकर। अब हम प्लास्टिड को देखेंगे। हमने पिछले लेक्चर में प्लास्टिड को पूरे अच्छे से पढ़ लिया था, आप यहाँ भी एक बार देख लो प्लास्टिड को। ये डिस्कवर्ड बाय हैकल एंड चेम्पर, प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, सेमी ऑटोनोमस डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। टाइप्स ऑफ, अगर हम प्लास्टिड की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, पिछले लेक्चर में मैंने सब कवर कर दिया था। क्लोरो का मतलब होता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का मतलब होता है ग्रीन प्लांट में, तो ग्रीन कलर का होगा क्लोरोप्लास्ट। गिव ग्रीन कलर टू द लीव्स एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, पिगमेंट क्लोरोफिल। और इसको किचन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। किचन ऑफ द सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये फूड प्रिपेयर करता है, तो किचन ऑफ द सेल बोलेंगे। ओके, क्लोरोप्लास्ट का ये आप फिगर देख लो कि ये क्लोरोप्लास्ट है आपका, ये आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, थैलाकोइड, लैमिना, और ये यहाँ पे क्लोरोफिल का सिंथेसिस होगा, सनलाइट आएगा। क्रोमोप्लास्ट का मतलब होता है, क्रोमो का मतलब ही होता है कलर, और कलर का मतलब ग्रीन को छोड़ के बाकी जितने भी कलर फ्रूट्स और फ्लावर में होते हैं वो क्रोमोप्लास्ट के थ्रू मिलते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट का मतलब होता है कलरलेस, स्टोरेज ऑफ स्टार्च, एमाइलो ब्लास्ट लाइक इलियोब्लास्ट एंड एलियोरोब्लास्ट, जितने भी स्टार्च स्टोरेज फूड होते हैं वो ल्यूकोप्लास्ट के थ्रू होते हैं। अब हम नेक्स्ट ऑर्गेनल्स देखेंगे, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स बेसिकली क्या है, सिंगल सेल मेम्ब्रेन है, क्लोरोप्लास्ट बाउंड सेक, act as a storage out of the cell or dustbin of the cell, store water, food, pigment like pigment and anthocyanin, excretion and waste material, absent or small in size, temporarily in animal cell। हमने पिछले अभी लेक्चर में बोला था, अभी थोड़ा देर पहले, कि एनिमल सेल में भी नहीं होते हैं। लार्ज इन प्लांट सेल 60 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम, देखो कितने बड़े होते हैं कि पूरे सेल का 60 to 90% वो सिर्फ वैक्यूल्स होता है। रेगुलेशन ऑफ सेल टर्जिजिटी ड्यू टू स्टोरेज ऑफ वाटर, उसके टर्जी मतलब कि उसके ना मतलब कि रेगुलेशन को मेंटेन करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे सेल डिवीजन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि सेल डिवाइड कैसे करता है, कैसे फॉर्मेशन होता है, तो हम सेल डिवीजन देखेंगे। बेसिकली सेल डिवीजन है क्या, सेल जो होता है वो टिश्यू बनाता है, टिश्यू एक ऑर्गन बनाता है, ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम बनाता है। तो बेसिकली ये सेल डिवाइड कैसे कैसे करता है यही हम इसमें देखेंगे। ओके, तो सेल डिवीजन न्यू प्रोजेनी और डॉटर सेल्स आर फॉर्म ड्यू टू डिवीजन ऑफ ओल्ड पेरेंट सेल। ठीक है, ये कैसे वर्क करता है, जैसे कि कोई भी चीज, एक ये आपका पेरेंट डॉटर सेल, ये डिवाइड किया, डिवाइड करके कुछ नया बनाएगा ना, इसी को सेल डिवीजन बोलते हैं। इसी के पूरे साइकिल्स को हम पढ़ेंगे, उसी को, वही सेल डिवीजन है हमारा। तो सेल साइकिल का अगर हम बात करें तो सबसे फर्स्ट फेज जो होता है सेल साइकिल में वो होता है इंटरफेज। इंटरफेज फर्स्ट फेज जो होता है वो इंटरफेज होता है। इंटरफेज जो है उसे मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज ऑफ द न्यूक्लियस। इंटरफेज में भी देखो, ये आपका इंटरफेज है, ये सेल डिवीजन का पूरा है, ये इंटरफेज है। इंटरफेज में भी
ये पूरा जो होता है G1, G0, S और G2 फेज होता है। ये बेसिकली सेल डिवीजन का है। तो G1 फेज जो होता है उस वो लॉन्गेस्ट फेज होता है आफ्टर सेल डिवीजन इंक्रीज इन साइज। G0 जो होता है वो क्वोशंट फेज होता है, जो कि एग्जिस्ट द एक्टिव सेल डिवीजन साइकिल एंटर्स अ नॉन डिवाइडिंग स्टेट। एस जो होता है उसमें रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड सेंट्रोसोम सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। G2 cell prepare for mitosis by growing synthesis necessary protein and organelles and checking for the DNA damage। सबका अपना अपना एक फंक्शन होता है, सब करता क्या है, कैसे करता है, आपको बस इतना समझना है कि ये हम नेक्स्ट अगर हम पूरा सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो बहुत लंबा एक टॉपिक ही बन जाएगा। आप बस यहाँ पे ये समझो कि इंटरफेज नाम का एक फेज होता है सेल डिवीजन में, जिसमें जीवन एक मतलब जीवन फेज होता है जो कि लॉन्गेस्ट फेज बोला जाता है। आफ्टर सेल डिवीजन उसका साइज इंक्रीज हो जाता है। G0 फेज होता है जो कि सेल एग्जिस्ट एक्टिव सेल डिवीजन साइकिल और एंटर नॉन डिवाइडिंग स्टेट। एस को रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, जैसे कि इसके अंदर का अपना जो डीएनए है वो भी रेप्लिकेट करेगा, तभी तो वो दो सेल्स बनाएगा। वो कैसे डिवाइड करेगा? तो जो सेंट्रोसोम होता है सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन वो अंडर सिंथेसिस करेगा। और G2 फेज जो होता है सेल को प्रिपेयर करता है माइटोसिस। अभी हम ना टू टाइप्स का देखेंगे डिवीजन, तो उसमें अभी हम क्लियर करेंगे। सो बेसिकली एम फेज है एक आपका, वेट, बेसिकली एम फेज आता है, हमने एक इंटरफेज पढ़ा और एक एम फेज होगा। एम फेज में टू टाइप्स का डिवीजन होता है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहीं से आता है कि बताइए माइटोसिस और मियोसिस मतलब कहाँ अकर होगा। तो देखो माइटोसिस, माइटोसिस का मतलब होता है टूटना। ओके, अकर्स इन सोमेटिक सेल सिंगल फेज। ओके, अब देखो आप इसको ना सिंपल एग्जांपल से समझो कि ये आपका पेरेंट सेल है जो भी हमारे पूरे बॉडी में, मान लो हमारा यहाँ पे एक स्किन है, यहाँ पे हमारा कट गया, तो वो कटा कैसे, कट गया जैसे भी चोट आया, वो ना सेल क्या होगा वहां पे, सेल टिश्यू बनाएगा, टिश्यू ऑर्गन बनाएगा, ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम बनाएगा। तो वो देखते हो एक टाइम के बाद वो चीज ना रिपेयर हो जाता है। तो कैसे रिपेयर होता है? वो माइटोसिस के थ्रू ही रिपेयर हो जाता है। आप मतलब समझ रहे हो मैं बोलना क्या चाह रही हूँ कि वो चीज रैपिडली एक दूसरे मतलब कि ना वो डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली यही टू आइडेंटिकल प्रोजेनी सेल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। वो दो चार बनाएगा, चार आठ बनाएगा, ऐसे करके तो वो ना रेपिडली बढ़ेगा। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द, अभी मैंने बोला इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द ओल्ड और डैमेज सेल, जो भी सेल डैमेज हो गए उसको ना जल्दी जल्दी डिवाइड करेगा और उसको वो रिपेयर करेगा। अनकंट्रोल्ड माइटोसिस डिवीजन जो होता है वो कैंसर। ये क्वेश्चन जो है आपका कि अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ माइटोसिस लीड्स टू कैंसर। ओके, तो बेसिकली माइटोसिस कहाँ होता है? हमारे पूरे बॉडी में होता है। पूरे बॉडी में कहीं भी कट गया, फट गया, कुछ भी हुआ, उस चीज को जल्दी रीजनरेट करेगा। तो वो जल्दी सेल को जितना डिवाइड करेगा उतना ही ना करेगा, तो वो माइटोसिस मतलब वो डेवलप कर रहे हैं। अब इसमें देखो ये आप बस सब समझ लो कि इसमें प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है, एनाफेज होता है, टेलोफेज होता है। अब म्यूसिस, म्यूसिस कहाँ होता है? ये जर्म सेल में होता है। जर्म सेल इन द सेंस ऑफ कि जैसे कि जब बेबी का बर्थ होता है उस टाइम में क्या होता है कि ये जो सेल है ये सेल डिवाइड हो जाता है एक्स एंड वाई में। तो ये गैमेट सेल है। गैमेट सेल जब जो पेरेंट होते हैं मेल और फीमेल, उसके हैप्लॉइड क्रोमोसोम, ये आप समझो क्रोमोसोम नंबर ऑफ प्रोजेनी सेल हाफ द पेरेंटल सेल। Four haploid different progeny cells are formed, important for generating a new genetical variation or species, जैसे टर्नर सिंड्रोम, क्लेनिफर सिंड्रोम, इरेगुलरिटीज, ये सब इसमें आते हैं। तो बेसिकली आपको बहुत छोटा सा चीज आप समझो यहाँ पे कि माइटोसिस और म्यूसिस होता क्या है। अगर हम माइटोसिस का बात करें, और ये है आपका म्यूसिस, म्यूसिस ठीक है, इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। देखो इक्वेशन कैसे बढ़ता है, दो चार होगा, चार आठ होगा, वैसे इसको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, रिडक्शनल डिवीजन। अब देखो यहाँ पे मान लो ये 2n का क्रोमोसोम है, मतलब सॉरी 2n का गैमेट है,
ये 2n है, तो ये दिखा देखो डिवाइड कैसे करता है ये डिवाइड करेगा, ये एज यूजुअल 2n डिवाइड होगा। फिर मान लो यहाँ का कोई 2n आया, ये 2n आया, ये 2n, ये सब मिलके मतलब कि समझ लो ये एज यूजुअल डिवाइड हुआ इक्वेशन के फॉर्म में, तभी तो कहीं हमारे डैमेज हो जाता है सेल तो उसको डबल अप करके वो रिप्लेस कर देता है, ठीक कर देता है। रिडक्शन में क्या होता है कि 2n जो होगा वो n और n में डिवाइड होगा, और जब अगेन किसी n से मिलेगा ये तो फिर 2n ही रहेगा, मतलब कि इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये हमेशा डेवलप होगा और बढ़ेगा। तो बेसिकली आप यही समझो कि माइटोसिस क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है, पूरे बॉडी में होता है, और म्यूसिस जब बेबी बर्थ होता है और जब गैमेट डिटरमाइन होता है उस टाइम में ये गैमेट्स के फॉर्म में होता है। ओके, तो यही था म्यूसिस, जो कि अभी हमें समझना है कि म्यूसिस में क्रोमोसोम का जो नंबर होता है ऑफ द प्रोजेनी सेल इज हाफ ऑफ द पेरेंटल सेल, ये अभी हमने देखा। जर्म सेल्स में होता है ये सोमेटिक सेल्स और सिंगल फेज होता है, इसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज होता है, और इसमें क्या होता है कि कुछ जो गैमेट्स होते हैं वो उसमें कुछ वेरिएशंस आ जाते हैं, तो उसकी वजह से सिंड्रोम, बहुत सारे इरेगुलरिटीज हो जाते हैं क्रोमोसोम में। ये हम जब जेनेटिक मटेरियल और जब हम अच्छे से जेनेटिक्स पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे और अच्छे से ये चीज़ कवर होगा। अभी आप इतना समझो कि माइटोसिस और मेयोसिस टाइप का एक डिवीजन होता है। एक सेल डिवीजन में पहला सेल साइकिल में पहला इंटरफेज होता है और सेकेंड एम फेज होता है। एम फेज में माइटोसिस और मेयोसिस होता है। तो ये था पूरा सेल और सेल डिवीजन, और हमने पूरा ऑर्गेनल्स को कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम अब टिश्यू पे चलेंगे, क्योंकि अब सेल हमने पढ़ लिया, सेल डिवीजन पढ़ लिया, तो सेल डिवीजन के बाद हम टिश्यू पढ़ते हैं। टिश्यू फिर एक ऑर्गन बनाएगा, ऑर्गन सिस्टम बनाएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू को पूरा अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे। Stay connected with our channel and thank you and keep subscribing us.